गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 27 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। आज आप देख सकते हो नंबर ऑफ टॉपिक्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम लोग थोड़ा कम डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे कोलेजियम वाला टॉपिक है, काफी रिपीटेड सा टॉपिक है, लेकिन अभी न्यूज में है तो हल्का से इसको हम लोग देखेंगे। ये जो अर्बन एरियाज में फायर हुई थी पिछले दिनों मुखर्जी नगर में, एक यूपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर आग लग गई थी, तब हम लोग ने इस टॉपिक को अच्छे से किया था। तो आज थोड़ा सा रिपीट आपको करवाऊंगा, हल्का सा रिवीजन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। जो नया टॉपिक रहने वाला है आज वो रहेगा खादी की डेवलपमेंट के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आदि शंकराचार्य जी के बारे में बात करेंगे, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, तो ये दो टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल नए हो जाएंगे आज। उसके बाद जोशी मठ वाला जो टॉपिक है ये भी रिपीटेड टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि जोशी मठ जब सिंक कर रहा था तो कुछ इंस्टीट्यूशंस ने एक्चुअली उसके रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। वो रिपोर्ट अभी सामने आई है, तो जिसमें बताया गया है कि जोशी मठ एक्चुअली जो सिंक कर रहा था क्यों कर रहा है और क्या क्या स्टेप हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये मेंस के परस्पेक्टिव से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके अलावा आज का जो एडिटोरियल है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। यहाँ पे भी थोड़ा बात करेंगे क्योंकि कई सारे इंडियन स्टेट्स के अंदर अभी इलेक्शन होने वाले हैं। अगले साल लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो काफी सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके ऊपर काफी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, खासकर विमेन के अगेंस्ट में जो क्रिमिनल चार्जेस हैं वो काफी सीरियस हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक हमेशा नया रहता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, मेंस में आपसे सवाल पूछे जाते हैं और कभी ना कभी इनडायरेक्ट तरीके से प्रीलिम्स में भी यहाँ से सवाल आ जाते हैं। बट यस, मैं कहूंगा कि मेंस के लिए थोड़ा आप इस पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है जी। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे पहले आर्टिकल पे। लेकिन आज फर्स्ट पेज पे भी कुछ दिया हुआ था, एक इंपॉर्टेंट सी न्यूज, वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये वाली न्यूज है, जरा देखिए। जुडिशरी इज लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सिट्स ऑन द नेम्स। हेडिंग क्या कहती है, हेडिंग का मतलब क्या है? ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई साहब, जो देखिए, हमारे पास एक कोलेजियन सिस्टम होता है, हमारे पास स्टेट्स में यानी कि जो हाई कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम होता है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का भी कॉलेजियल सिस्टम होता है और उसके बाद आता है रोल गवर्नमेंट का। पहले क्या होता है, अगर हाई कोर्ट के अंदर किसी लॉयर को, जो लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, उनको अगर हाई कोर्ट का जज अगर आपको बनाना है तो वो रिकमेंडेशन कौन देता है? वो देता है हाई कोर्ट का कॉलेजियम। तो हाई कोर्ट का कॉलेजियम किसी लॉयर को अगर जज प्रमोट करना चाहता है तो उसका नाम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को फॉरवर्ड करता है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उस नाम के ऊपर डिस्कशन करता है, उसका बैकग्राउंड चेक करता है, सारी चीजें चेक करने के बाद अगर वो कहता है कि ओके है, ओके सिग्नल देके गवर्नमेंट को वो नाम भेज दिए जाते हैं, कि रिकमेंडेशन भेज दी जाती है कि साहब आप इन नामों को क्लियर कर दीजिए, ये नाम हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है और हाई कोर्ट के जज बनने के लायक हैं। तो वो नाम जाता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के हमारे पास जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है या हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, वो उन जजेस के जो सुप्रीम कोर्ट से आए थे उन नामों की बैकग्राउंड चेकिंग करता है। करप्शन केसेस तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, इन दैट वो सब चीजें करता है। उसके बाद अगर नाम वो आईबी क्लियर कर देता है, ओके कर देता है, तो फिर सुप्रीम गवर्नमेंट उस नाम को क्लियर कर देती है और वो जो लॉयर थे वो एज अ जज काम कर सकते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कहते कि नो, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट रीजन कई बार बताती भी नहीं है, मतलब ओपनली पब्लिक नहीं बताती है, कोर्ट को बता देती है, कॉलेजियम को। अगर गवर्नमेंट कहते कि नहीं, हम इस नाम को क्लियर नहीं करेंगे, तो उस केस में वो नाम क्लियर नहीं होता है। हाँ, कई बार सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उस नाम को दोबारा से बोल सकता है गवर्नमेंट को कि भैया तुम ना बोलो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि ये जज जाए, तो उस केस में अलग चीज बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ना तो यस बोलती है और ना ही नो बोलती है, उस नाम को अपने पास रखती है और वो नाम क्लियर नहीं होता है। इसीलिए इस वर्ड का यूज किया गया है सिट्स। तो जो नाम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और हाई कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा क्लियर किए जाते हैं और वो गवर्नमेंट को भेजे जाते हैं, गवर्नमेंट उन नाम को क्लियर नहीं करती है, इसलिए वो अपॉइंट नहीं हो पाते हैं। तो कई ऐसे टैलेंटेड लॉयर्स होते हैं जो जज बनने के लायक थे, उनके पास सारी क्वालिटीज थी, लेकिन गवर्नमेंट की डिले की वजह से वो नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे जो लॉयर्स हैं वो अपने नाम को विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा ही होता है ना, अब 20 लॉयर्स हैं, 20 लॉयर्स में से पहले क्या होगा, इनके नाम जाएंगे
हाई कोर्ट के कोलेजियम के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास, फिर गवर्नमेंट के पास। तो इस प्रोसेस में कई बार 6 महीने लग जा रहे हैं, 8 महीने लग जाते हैं, 10 महीने लग जाते हैं, साल भर भी लग जाता है। जिसकी वजह से इस डिले की वजह से इनमें से कुछ लॉयर्स ऐसे होते हैं जो अपने नाम को विथड्रॉ कर लेते हैं। ये बहुत टैलेंटेड होते हैं, ऐसा कॉलेजियम को लगता है, लेकिन डिले की वजह से अपने नाम वापस ले लेते हैं। क्योंकि बिना लॉयर की मर्जी के आप उसको जज तो नहीं बना सकते। उसका आपकी परमिशन की रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली होती है, लेकिन वो नाम वापस ले लेते हैं। ये आर्टिकल का जो है पूरा पर्पस है। इसी वजह से हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। 70 पोस्ट हाई कोर्ट के अंदर जजेस की वैकेंसी है, जिसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कॉलेजियम ने ऑब्जर्व किया है कि सरकार जजेस के नाम को क्लियर नहीं करती है। हम भेज देते हैं, गवर्नमेंट क्लियर नहीं करती है। तो ये जो एक बड़ा रीज़न यहाँ पे नज़र आता है, गवर्नमेंट की जो कॉलेजियम की हमारे पास यहाँ पे वैकेंसी बनती है। हालाँकि इसके लिए आप मैंने थोड़ा कंटेंट आपको दिया है बना के, आप वो जो है सेपरेटली कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये कंटेंट था, तो ये कुछ कंटेंट मैंने आपको दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी वगैरह ऑन द एंड ऑल दैट, सेल्फ स्टडी के लिए है ये। क्रिटिसिज्म क्या है, कॉलेजियम सिस्टम का ट्रांसपेरेंट नहीं होता, अनडेमोक्रेटिक होता है, बंद कमरे में मीटिंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ें। ये थोड़ा पुराना टॉपिक है, रिपीटेड, इसलिए मैंने ये सेल्फ स्टडी के लिए डाला है। ठीक है, जो बेसिक न्यूज़ है करंट अफेयर की, वो मैंने आपको करवा दी है। करंट अफेयर करने का पर्पस यही होता है कि ऐसा अज्यूम किया जाता है कि शायद आपको इस टॉपिक की प्रायर हल्की सी बेसिक की इंफॉर्मेशन होगी। अगर बेसिक इंफॉर्मेशन होती है तभी करंट अफेयर आपको समझ में आता है। तो ये जो पॉलिटी वाले स्पेशली जो टॉपिक्स हैं, आप लक्ष्मीकांत में जाके अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ये करंट जो इश्यूज हैं आपको थोड़े अच्छे से समझ में आएंगे, या फिर अगर आप हमारी एनालिसिस को थोड़ा लंबे समय से देख रहे हो, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँगे। या फिर अगर आप महीना, 2 महीना, 3 महीने कंटीन्यूअसली एनालिसिस देखते हो न्यूज़पेपर की, तब ये टॉपिक आपको डेफिनिटली क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रिवाइज़ होते रहते हैं न्यूज़पेपर में। चलिए जी, जोशीमठ वाला टॉपिक बड़ा नेशनल न्यूज़ बना, इंटरनेशनल न्यूज़ बना। जोशीमठ एक बड़ी इम्पोर्टेंट सिटी है, एक पिलग्रिमेज सेंटर भी है हिंदूज़ के लिए, वहाँ पे लोग जाते हैं। और लेकिन वो सिंक हो रहा था धीरे-धीरे, जोशीमठ के अंदर जो घर हैं, वो नीचे की तरफ सिंक कर रहे थे, तो पूरे जोशीमठ को खाली करवाना पड़ा। जो लोग वहाँ पे इतने सालों से रह रहे थे, उन्होंने अपने घर को अबैंडन करना पड़ा, छोड़ना पड़ा और कहीं और जाके उनको रहना पड़ा, तो डिस्प्लेस हो गए। बहुत बड़ी न्यूज़ ये बनी थी। तो जोशीमठ जब सिंक हो रहा था, उसको लेके कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस ने स्टडी करने की कोशिश की कि भैया एक्चुअली रीज़न यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। तो ऐसे 8 इंस्टीट्यूशन हैं, जिसका नाम आपको जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आईआईटी खड़गपुर एंड ऑल दैट, एनओए भी है उसके अंदर, अमेरिकन एजेंसी है। तो ये लोग काफ़ी समय से उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि क्या रीज़न ऐसे हो सकते हैं। तो फाइनली उनकी रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर कई सारे रीज़न्स उन्होंने बताए हैं। जैसे सिस्मिक एक्टिविटी, क्योंकि ये पूरा हिमालयन रीजन अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी वहाँ पे होती है प्रॉपर तरीके से नहीं होती हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ड्रेनेज सिस्टम इनएडिक्वेट है और भी कई सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो हिमालयन टाउन जो है सिंक हो रहा था। तो ये तो थोड़ा हम लोग डिटेल में जाएँगे, लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको जोशीमठ के बारे में भी होनी चाहिए। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है और लॉर्ड बद्री हैं, बद्रीनाथ याद होगा आपको। तो बद्रीनाथ में जो लॉर्ड बद्री बैठते हैं, वो हमेशा बद्रीनाथ में नहीं बैठते हैं। विंटर और समर में उनकी जो स्थान है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है? देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लॉर्ड बद्री की विंटर सीट है, मतलब सर्दियों में लॉर्ड बद्री वो जोशीमठ में आते हैं, लेकिन समर में वो बद्रीनाथ में चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, जोशीमठ से बद्रीनाथ जब लॉर्ड बद्री जी की जो मूर्ति है, उनको जब स्थापित किया जाता है, उनको शिफ्ट किया जाता है। तो विंटर में होते हैं जोशीमठ में, ज्योतिर्मठ जिसको कहा जाता है, समर में होते हैं बद्रीनाथ में। ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ी-सी बात है। जोशीमठ कहाँ बना है, कैसे बना है? जोशीमठ जो है मोरैनिक डिपॉज़िट्स के ऊपर बना है, ज्योग्राफी का फैक्टर है। मोरैनिक डिपॉज़िट का मतलब होता है कि जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जब कोई डिपॉज़िट्स अपने साथ लेके आते हैं, जैसे कोई रॉक्स हो गई, छोटी-छोटी बोल्डर्स हो गए, राइट? हल्की छोटी बड़ी रॉक्स हो गई, ग्रैन्युलर रॉक होती हैं ये, इर्रेगुलर इस तरह की रॉक्स होती हैं, ठीक है? जब ग्लेशियर्स इनको शिफ्ट करते हैं कहीं पे जाके और समय के साथ क्या होता है, ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है। जैसे आप मान के चलिए ये एक अपना यहाँ पे एक स्लोप है और यहाँ पे है हमारा एक ग्लेशियर, ठीक है? ये ग्लेशियर क्या करेगा, अपने साथ
क्योंकि ग्लेशियर बहुत भारी होते हैं ना, तो ये जो रॉक्स होती हैं नीचे की तरफ इनको तोड़ता रहता है, ब्रेक करता है। इसे प्लकिंग कहते हैं। ग्लेशियर के टर्म में इसको प्लकिंग कहा जाता है। तो जब ये प्लकिंग करके ग्लेशियर नीचे की तरफ आता है, तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ग्लेशियर नीचे आ गया। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज या इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, या फिर ग्लेशियर जब नीचे आता है तो नेचुरल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो अपने साथ लेके आया था रॉक्स, वो यहाँ पे नीचे जाके कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं। इन्हें हम लोग मोरेन डिपॉजिट कहते हैं। तो हमारा जो जोशीमठ है बेसिकली ऐसे ही मेरोन डिपॉजिट्स के ऊपर बना हुआ है, राइट? होली टाउन है, पिलग्रिमेज सेंटर है। अलकनंदा और धौलागिरी जो रिवर्स होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? विष्णुप्रयाग में मिलती हैं, और यहीं पे आपको मिलता है थोड़ा-सा जोशीमठ। यानी कि जब आप बद्रीनाथ जाते हो, बद्रीनाथ जाने से पहले आप जोशीमठ से होके जाते हो। कुछ कुछ लोग वहाँ पे रुकते भी हैं, वहाँ पे होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, तो आप जोशीमठ के थ्रू वहाँ से जाते हो। तो ये बड़ा रीज़न बनता है। रीज़न क्या है सिंकिंग के? लैंड जो सबसिडेंस वहाँ पे हुआ है, क्या कारण उसका है? तो एक अमेरिकन बड़ा रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है एनओए जिसको बोलते हैं। इसकी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे बहुत सारे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट अभी आपको वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने क्या कहा? क्यों जो है वो सिंक हो रहा है? रीज़न क्या-क्या है? पहली बात तो जोशीमठ की जो फाउंडेशन है वही काफ़ी वल्नरेबल है। क्यों है? क्योंकि ये डेब्री से बना है। जो डेब्री ग्लेशियर्स के थ्रू आए हैं या रिवर्स के थ्रू आए हैं, हजारों साल की प्रोसेस के बाद वो वहाँ पे सबमिट हो गए, डिपॉज़िट हो गए, उसके ऊपर जोशीमठ हम लोगों ने बनाया है। क्योंकि ये डेब्री के ऊपर बना हुआ है, इसीलिए ये लैंडस्लाइड प्रोन है। बहुत आसान हो जाता है इस तरह की रॉक्स को सबसाइड करना। अगर मान लो कोई अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो पहले ही लूज़ होता है, और ज़्यादा लूज़ हो जाता है। हाई इंटेंसिटी साइज़्मिक ज़ोन है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया अर्थक्वेक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। वेदरिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होती है क्योंकि स्लोप के ऊपर बना हुआ है। वाटर पर्कोलेशन आसानी से हो जाता है। देखिए जो हार्ड रॉक होती है उसके अंदर पानी नीचे नहीं जाता है, लेकिन जो अलूवियल सॉइल होती हैं या फिर जो मोरेन डिपॉज़िट्स होते हैं, इस तरह से होते हैं ना मोरेन डिपॉज़िट, छोटी-छोटी ग्रेवल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, तो इनके अंदर से वाटर पर्कोलेट करना ईज़ी हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो पूरे के पूरा सोइल स्ट्रक्चर है वो लूज़ हो जाता है। लूज़ होने की वजह से अगर मान लो वहाँ पे कोई अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो ये नीचे धँस जाता है, सिंक कर जाता है। फ्लैश फ्लड एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्लाउड बर्स्ट होते हैं पहाड़ी रीजन के अंदर, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है हल्के से समय में, तो फ्लैश फ्लड की वजह से सिंक हो जाता है। पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जोशीमठ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू टूरिज्म एक्टिविटी, और या फिर पॉपुलेशन नेचुरली भी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये जो सोइल वहाँ पे थी, पहले ही काफ़ी लूज़ थी, ऊपर इतनी ज़्यादा बिल्डिंग हम लोगों ने बना दिया, डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हम लोगों ने कर दिया, तो वो और ज़्यादा नीचे की तरफ सिंक होने लगी। जो नेचुरल फ्लो होता है वाटर का, अगर आप उसको जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम होता है, अगर आप उसको ब्लॉक कर देते हो, तो ये पानी कहाँ जाएगा? ये पानी नीचे ही तो जाएगा सॉइल में। नीचे की सॉइल जो है वो कमज़ोर हो जाती है, सिंक करने लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट जो 520 मेगावाट का है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा था, हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग कर रहे थे, क्योंकि टनल्स वगैरह आपको यहाँ पे बनानी थी, जिसकी वजह से धीरे-धीरे जो वाटर है, वो पर्कोलेट होने लगा, और जोशीमठ के नीचे जो है वो ग्राउंड का पार्ट बन गया, ग्राउंड सॉइल में चला गया। मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मान के चलिए ये हमारा पूरा एरिया है, यहाँ पे हमारा जोशीमठ बना हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे जो है रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है। इस रिवर के प्रोजेक्ट के चक्कर में क्या हुआ, अंदर की तरफ हम लोग एक टनल इस तरह से बना रहे थे। टनल बना रहे थे। उस टनल की वजह से क्या हुआ, ये जो रिवर का वाटर था वो धीरे-धीरे नीचे की तरफ पर्कोलेट होने लगा। पर्कोलेट होते-होते वो क्या हुआ, जोशीमठ के नीचे की जो सोइल थी, इसके अंदर जाके चला गया, और ये सोइल क्योंकि पहले से ही डेब्री की बनी हुई है, ये पहले से ही जो है मोरेन डिपॉज़िट्स की बनी हुई है, जिसकी वजह से सोइल पहले से ही लूज़ थी, और ये वाटर जब यहाँ पे पर्कोलेट हुआ तो और ज़्यादा लूज़ हो गई, और अगर यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आता है या फिर यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है, तो ये धीरे-धीरे सिंक करने लगा। सिंक करने लगा। तो ये इस तरह का मैकेनिज़्म वहाँ पे बना, जो कि इस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे कहा है। क्या-क्या मेजर्स हम लोग वहाँ पे डेफिनिटली ले सकते हैं? तो वही सीधी-सी बात है भई, जो पानी की इन्फिल्ट्रेशन है, आप उसको रोकिए, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करिए, वाटर प्रूफिंग आपको करने की रिक्वायरमेंट है। जो ब्लास्ट एक्टिविटी होती हैं, जो पहाड़ तोड़े जाते हैं, रोड्स वगैरह बनाने के लिए, आप उनको रोकिए।
डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है हमारा, उन्होंने भी इसकी रिकमेंडेशन दिया था। जो हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड होते हैं कि बिल्डिंग को किस तरह से बनाया जाना चाहिए, क्या-क्या मटेरियल वहाँ पे यूज़ होना चाहिए, बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए, बिल्डिंग में कितने पिलर यूज़ किए जाने चाहिए, कितनी विंडो होनी चाहिए। इस तरह के जो बिल्डिंग कोड्स होते हैं वो पूरी तरह से फॉलो होने चाहिए, अदरवाइज़ अभी तो नहीं होते हैं, राइट? उसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है ईआईए, यूपीएससी में यहाँ से 2-3 बार सवाल पूछा जा चुका है। कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, चाहे वो प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट को किसी भी जगह पे लगाने से पहले एक असेसमेंट की जाती है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो इकोलॉजी है, वहाँ का जो रिवर सिस्टम है, अंडरग्राउंड सिस्टम है, वहाँ की जो एयर है, उसके ऊपर उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग परमिशन नहीं देते। लेकिन अगर वो मैनेजेबल होता है, तो उसे परमिशन दे देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले, चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, टूरिज्म का कोई प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, प्रॉपर तरीके से इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया जाता है, जो काफ़ी क्रिटिसिज़्म भी इस चीज़ का होता है। अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले इसको थोड़ा-सा अपडेट भी किया था, जहाँ से यूपीएससी में 2016 में 17 के अंदर जो है क्वेश्चन भी पूछा गया था। इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ एंड द स्टेक होल्डर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये। जो लोग वहाँ पे रहते हैं, अगर हम लोग उन्हीं को अगर हम लोग स्टेक होल्डर नहीं बनाएँगे तो काम कैसे चलेगा? डिसीज़न मेकिंग में उनकी पूरी पावर होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में जो चीज़ें हो रही हैं, उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हालाँकि लोग भी कम नहीं हैं, लोग भी होटल्स वगैरह फालतू में इल्लीगल एक्टिविटी करते रहते हैं अपनी जगह पे, बट स्टिल फिर भी हम लोग सारा ब्लेम लोकल लोगों को भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको भी डिसीज़न मेकिंग के अंदर इक्वल पार्टनर बनाया जाना चाहिए। ये तो एक स्टैंडर्ड सा पॉइंट होता है, आप हर चीज़ में इसका यूज़ कर सकते हो। चलिए जी, आज का जो एडिटोरियल है, वो है क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है? कहता है कि भई अभी 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, 5 स्टेट के अंदर अभी इंडिया में जल्दी ही इलेक्शन होने वाले हैं, तो कितने सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर क्रिमिनल चार्जेज़ हैं। देखिए, कुछ क्रिमिनल चार्जेज़ तो नॉर्मल होते हैं, उनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कोई चोरी का हो गया, हल्का-फुल्का मारपीट का हो गया। लेकिन को जो सीरियस वाले होते हैं, जैसे किसी को मर्डर करने की कोशिश की गई या फिर जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया गया, रेप किया गया, इस तरह के चार्जेज़ होते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस। और हमारे यहाँ पे 194 एमपीज़ के ऊपर ऐसे ही 860 सीरियस चार्जेज़ लगे हुए हैं। देखिए, एक क्राइम के लिए आपके ऊपर कई सारे चार्जेज़ लग सकते हैं। जैसे कुलभूषण का केस है इनका, इनके ऊपर अभी रेसलर्स ने सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का लगाया था, तो इनके ऊपर जो है 6-7 चार्जेज़ लगाए गए हैं। इनके ऊपर जो है आप समझ लीजिए स्टोकिंग का लगाया गया, इनके ऊपर जो है इल्लीगल टच का लगाया गया, इनएप्रोप्रिएट टच का लगाया गया, अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करने के लिए लगाया गया, तो कई सारे चार्जेज़ इनके ऊपर लगाए हैं। लेकिन केस बहुत सीरियस है। अभी भी ये पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन नहीं दिया है। केसेस चल रहे हैं, चार्जशीट फाइल हो गई है। तो ये तो सिर्फ एक केस है, ऐसे बहुत सारे केस। द टाइप ऑफ द केसेस pending against the member of the parliament according to the affidavit submitted at the time of their election। ये तो इन्होंने खुद बोला है कि हमारे ऊपर केसेस चल रहे हैं एफिडेविट में। जो केसेस इनके ऊपर फाइल नहीं हुए हैं कभी या पता ही नहीं चला जनता को, वो तो आप काउंट ही नहीं कर सकते, राइट? तो 673 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एनालाइज किया गया था, जिसके अंदर 306 लोगों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, 194 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। सीरियस क्रिमिनल चार्जेस का मतलब होता है जिसके अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। मर्डर, किडनैपिंग, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, रेप, क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन, ये है सीरियस चार्जेस जो 194 मेंबर के ऊपर लगे हुए हैं। आप सोच सकते हो 32 लोगों के पास अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगा हुआ है, 21 क्राइम अगेंस्ट वीमेन, 11 लोगों के ऊपर तो अटेम्प्ट नहीं मर्डर चार्जेस लगे हुए हैं, 4 लोगों के ऊपर तो रेप केसेस लगे हुए हैं और फिर भी हमारी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। इससे ही पता चलता है कि हमारी पॉलिटिक्स कितनी डर्टी हो चुकी है। अब देखिए, इसका एक काउंटर आर्गुमेंट भी है। काउंटर आर्गुमेंट ये होता है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्या कहता है? वो कहता है कि एनीबॉडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब जब तक कोर्ट आपको गिल्टी डिक्लेयर नहीं करता है, जब तक आप इनोसेंट होते हो। हमारा सिस्टम इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि किसी के ऊपर आरोप लगा देना,
उससे काम नहीं चलेगा ना। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, इसने ये क्राइम किया है, तब जाके आप उसे गिल्टी बोलते हो। तो कुछ लोगों का कहना है कि भई ये जो केसेस वगैरह चल रहे हैं तो चल रहे हैं ना अभी। अभी तो वो इनोसेंट है ना, जब कोर्ट डिक्लेयर करेगी तो गिल्टी मान लेंगे। तो ये भी एक काउंटर आर्गुमेंट यहाँ पे नज़र आता है। तो खाली कई बार कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भई मुझे अपोज़िशन ने जो है वो गलत केस में फँसाया हुआ है। मैं तो इनोसेंट हूँ। ऐसे केसेस भी हो सकते हैं पॉलिटिकल वेडेंटा की वजह से कई बार दुश्मनी वगैरह निकालने के लिए वो सब भी चीज़ें होती हैं डेफ़िनेटली। अब तो ये आर्गुमेंट यहाँ पे दिया जाता है। एडीआर जो हमारा है जो कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, एक एनजीओ है ये। इसने कहा 2014 के 14 4 के अंदर रिपोर्ट किया था जिसमें कहा था कि 24% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ऊपर पेंडिंग क्रिमिनल केसेज़ हैं। 2009 तक जो है ये 30% इंक्रीज़ हो गया भैया। 2014 में ये 34% इंक्रीज़ हो गया। 2019 में 43% इंक्रीज़ हो गया। हर साल इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। 24 से 30, 34, 43 और अभी तो 2029 के इलेक्शन होने वाले हैं, तब तो भगवान जाने और ज़्यादा बढ़ेगा ये। 43 से हो सकता है 50% ही चला जाए। तो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। अब मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया, तो आप इस डेटा को यूज़ करोगे? 100% आप डेटा का यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करोगे? कुछ स्टूडेंट इस डेटा को इसी फॉर्म में लिखेंगे, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, वो इसी डेटा को क्या करेंगे? इस तरह से शो करेंगे। यस, यहाँ पे लिखेंगे ईयर और यहाँ पे लिखेंगे केसेस। ये भी तरीका होता है कंटेंट को शो करने का। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2004, इधर लिखेंगे 2009, 2014, 2019। फिर आप यहाँ पे बताओगे भैया ये 24% था, ये 30% था, ये आपका 34% था, ये 43% था। अब डेटा सेम है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। किसमें ज्यादा इंपैक्ट नजर आ रहा है? 100% इसमें ज्यादा इंपैक्ट नजर आ रहा है। तो अगर आप इस तरह से शो करते हो कंटेंट को, डेटा को, डेफिनेटली आपको वहां पे नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। यही फर्क होता है टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने का, या जो जो आंसर राइटिंग के प्रोग्राम्स होते हैं उनको ज्वाइन करने का। आप वो ज्वाइन करें, इस तरह की चीजें आपको वहां पे सिखाई जाती हैं। हमारा प्रोग्राम भी चलता है, प्रयास प्रोग्राम। अगर आप आंसर राइटिंग स्किल अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम भी सैटरडे को होता है, हर शनिवार को होता है। 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती है शाम को। अब वो मैं ही आपकी क्लासेस लेता हूँ, जिसमें पूरे हफ्ते का प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपका करंट अफेयर कवर करवाया जाता है। क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इसके ऊपर भी मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हमारा हो गया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ केसेस एंड ऑल दैट। हाँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्या रीज़न है भैया हमारे पॉलिटिक्स के अंदर इतना क्राइम क्यों है? क्या रीज़न इसका हो सकता है? एक तो हमारे यहाँ पे जो इंडिया में, हम तो इंडिया की ही बात करेंगे। हमारे देश में क्या होता है, किसी चीज़ आदमी को जब टिकट दी जाती है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, वो इस बेसिस पे नहीं दी जाती है कि वो कितना ऑनेस्ट है। वो इस बेसिस पे दी जाती है कि उसके जीतने के चांसेस कितने हैं। और बहुत बार हमारे यहाँ पे जो बाहुबली होते हैं, जो दबंग होते हैं, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए उनको टिकट भी मिल जाता है। हमारे यहाँ पे लोग ऑनेस्टी, डेवलपमेंट, उसके नाम पे वोट नहीं देते हैं। कास्ट, एथनिसिटी, रिलीजन, इन चीज़ों के नाम पे वोट देते हैं। तो कुछ ऐसे क्रिमिनल नेता होते हैं जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के लोगों से वोट ले लेते हैं। ब्लैक मनी का बहुत बड़ा रोल है। इलेक्शन खाली ईमानदारी से नहीं जीता जाता। इलेक्शन के अंदर कैंपेनिंग जब आपको करनी पड़ती है, बहुत पैसा भी लगता है। लेकिन आप ईमानदारी के पैसे से तो कैंपेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट तो जो है वो उसके पास तो ब्लैक मनी है, तो वो आपसे ज़्यादा कैंपेनिंग करेगा, मीडिया में खर्चा ज़्यादा करेगा, एडवर्टाइज़मेंट करेगा, रैली ज़्यादा करेगा, लोगों को पैसे भी बाँटते हैं बहुत बार लोग। तो ब्लैक मनी का रोल बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। आप क्या ही आप डेमोक्रेसी को आगे लेके जाओगे जब आपकी खुद की पार्टी में ही डेमोक्रेसी नहीं है, राइट? वही चाचा-भतीजा जो है वही सब इलेक्शन लड़ते रहते हैं। तो लैक ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से करप्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है। इनएडिक्वेट डेटरेंस है, क्योंकि किसी को सज़ा नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रायल प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो उसकी वजह से एक मन में ये आ जाता है कि कोई बात नहीं, क्राइम कर लो, कौन-सा तुम जेल जाओगे, क्योंकि जस्टिस सिस्टम बहुत स्लो है। इलेक्शन कमीशन के पास पहली बात तो बहुत ज़्यादा पावर है नहीं, और अगर कुछ पावर है तो वहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं, राइट? केसेस वगैरह के बारे में इलेक्शन कमीशन में कोई खास पावर नहीं है। इवन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
को भी आप प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये कुछ दिक्कतें हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर भी। तो वो डेफिनिटली तो समस्याएँ हैं, तो सॉल्यूशन उसका वैसा ही होता है। इम्पैक्ट तो वही होता है, क्या इम्पैक्ट होता है क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स का? भैया डेमोक्रेसी को नुकसान पहुँचता है, सीधी-सी बात है। गवर्नेंस बहुत पुअर हो जाती है, क्योंकि उनको क्राइम करने से ही फुर्सत नहीं है। उनको स्किल, एजुकेशन इनके बारे में कुछ पड़ी ही नहीं है। उनका एकमात्र पर्पज़ है इलेक्शन जीतो, पैसा कमाओ, करप्शन करो, दैट्स इट। पुअर गवर्नेंस होती है, राइट? कल्टीवेट कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, इससे क्या होता है? एक समाज में संदेश जाता है कि आप क्राइम करो और आपको सजा नहीं मिलेगी। पूरे सिस्टम के अंदर लोगों का, आम जनता का बिलीफ जो है वो खत्म हो जाता है। तो कानून के लिए हमारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। यस, करप्शन एनकरेज होता है, नो डाउट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ से होगी? सारा पैसा तो उन्होंने खा लिया। डेवलपमेंट की इनको समझ भी नहीं है, पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, उनको आता नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे भी नहीं है बहुत ज़्यादा, राइट? और इवन जो पढ़े लिखे हैं, वो भी करप्शन करे जा रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट हैम्पर होती है। इंटरनेशनल रेपुटेशन देश की जो है वो कम होती है। क्या-क्या इनिशिएटिव जो है लिए जा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इनिशिएटिव्स, जैसे आर्टिकल 102, 191 है, ये डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलएज़ हैं, उनके बारे में बात करता है, लेकिन इनके पास ज़्यादा पावर ही नहीं है। तो कुछ स्ट्रिक्ट ऐसे प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किए जाएँ कि भई अगर किसी ने कोई क्राइम करके आया है, तो वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाएगा। ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। हमारा जो इवन आईपीसी है, उसके अंदर रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, इनो इसके अंदर भी अभी क्या होता है, जिस आदमी को 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलती है, उसको 6 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कि कम से कम 6 महीने तो होना चाहिए, पहली बात तो ये। और ये जो 8-6 साल का यहाँ पे बैन है, इसको कम से कम आप 10 साल का करिए। तो जब इस तरह के स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस आएँगे, तो डेफिनिटली एक डेटरेंस आएगा। पॉलिटिक्स थोड़ी-सी क्लीन होगी, राइट? वो सब यहाँ पे डेफिनिटली होना चाहिए। तो घुमा-फिरा के सजेशंस वही होती हैं, क्या कर सकते हैं? अ, फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट होने चाहिए, स्पेशली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए। जनता को भी प्रेशर किया जाना चाहिए जनता के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर रिफॉर्म किए जाने चाहिए, ताकि वो इस तरह के इनिशिएटिव्स को थोड़ा बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद सामने आना पड़ेगा, तो पॉलिटिकल विल हमें चाहिए। वोहरा कमेटी या गोस्वामी कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, उनको आप इम्प्लीमेंट यहाँ पे डेफिनिटली कीजिए। टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हो, राइट? जैसे डिजिटल इंडिया पेमेंट वगैरह हो गया, तो इससे काफ़ी करप्शन कम हुआ है, राइट? आरटीआई वगैरह को आप जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है की जानी चाहिए। हमारा जो कोर्ट है उसको भी समझना चाहिए कि पॉलिटिशियंस के ऊपर जो केस चलते हैं, वो आम जनता के केसेस से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। उनका जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर स्पेशली फोकस किया जाना चाहिए। इसके लिए हमारे पास कुछ केसेस भी हैं, आप थोड़े यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पॉइंट है आपको मैंने सेल्फ स्टडी के लिए डाला है, क्योंकि पूरी तरह से फैक्चुअल टाइप का कंटेंट है, इसमें कुछ एज़ सच एक्सप्लेन करने का है नहीं। ठीक है जी, चलिए। अ, आगे देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो ये है। मैं सोच रहा था कि भैया द हिंदू में आर्टिकल आएगा, लेकिन आया नहीं, 2-3 दिन से वेट कर रहा था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल 2 बार कवर हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आज वहाँ से कवर कर लेते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से, ठीक है? तो मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य जी का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू, 108 फुट का जो है उसको अनवील किया गया है। बहुत बड़ा है, 108 फीट बहुत ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश में किया गया, किसका किया गया? आदि शंकराचार्य जी का किया गया। लेकिन आदि शंकराचार्य तो मध्य प्रदेश से नहीं थे, ये केरला से थे। वैसे भी जो इस तरह के महान इंसान होते हैं, वो किसी स्टेट से बिलॉन्ग नहीं करते हैं, वो पूरे देश के होते हैं, पूरे समाज के होते हैं, पूरे विश्व के होते हैं, राइट? तो इनका जो है 108 फीट का जो है टॉल स्टैच्यू किया गया है आदि शंकराचार्य जी का। इनको जो है, देखिए क्या लिखा वहाँ पे, एकात्म की प्रतिमा, इसका नाम दिया गया है। प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, एकात्मा की प्रतिमा कौन से स्टेट में है, किससे बिलॉन्ग करता है? ओंकारेश्वर के अंदर जो है ये स्टैच्यू को लगाया गया है। ठीक है जी। कितना पैसा-वैसा खर्चा हुआ, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन येस, आदि शंकराचार्य जी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एक इंडियन फिलोसोफर थे, बहुत बड़े। इनको शंकरा या जगत गुरु भी कहा जाता है। एंशिएंट जो हिंदुइज़्म है, स्पेशली बेसिस ऑन द वेदास, उसके ऊपर काफ़ी बिलीव किया करते थे। केरला में जो है इनका जन्म हुआ, राइट? ही रिसीव्ड द गाइडेंस फ्रॉम हिज गुरु। उनके गुरु का नाम क्या था? गोविंदा भागवत पादा। ये इनके गुरुजी का नाम था, राइट? इनके गुरुजी से इन्होंने कई सारी तरह की शिक्षाएँ ली, कुछ खास तरह के इन्होंने
वेदास, उपनिषद, ब्रह्म सूत्रा, वो सब इन्होंने पढ़ाई किया। उसके पढ़ाई सब करने के बाद, वेदों गारों को अच्छे से जानने के बाद एक फिलॉसफी लेके आए, जिसको कहा जाता है अद्वैत वेदांता, और इसे कहा जाता है, आप इसे दशनामी संप्रदाय भी कह सकते हो, जिन्होंने शुरुआत किया अद्वैत वेदांता। देखिए, इसके अंदर बेसिकली तीन वर्ड है, अद्वैत वेदांता। वेदांता दो वर्ड से मिलके बना है, वेद और अंत। अंत मतलब एंड, लास्ट चैप्टर। तो वेदांता इज बेसिकली अ समरी और द क्रक्स ऑफ द वेदास, आप ये कह सकते हो। अद्वैत भी दो वर्ड से मिलके बना है वैसे तो, ए प्लस द्वैत, हिंदी का वर्ड है द्वैत। द्वैत का मतलब होता है ड्यूल, ठीक है, या टू, डुअलिटी, डबल। और ए का मतलब होता है वन। अद्वैत मीन्स देर इज नो डबल, देर इज नो डुअलिटी, इट इज ओनली वन। तो अद्वैत वेदांता का मतलब यही है कि जो वेदों का जो सार है, जो समरी है, वो किसके बारे में बात करता है? वो वननेस के बारे में बात करता है, डुअलिटी के बारे में बात नहीं करता है। अगर थोड़ा फिलोसफी में जाऊं तो क्या है, देखिए जरा, एक हमारी बॉडी होती है, यस, और एक हमारी सोल होती है। आप इसे सोल को परमात्मा भी कह सकते हो या ब्रह्मा भी कह सकते हो। एक थ्योरी है जिसे कहते हैं ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म ये कहता है कि आपका शरीर अलग है और आत्मा और जो परमात्मा है, या जो 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 ब्रह्मा है, वो अलग है। दोनों अलग अलग है। दोनों को आप जोड़ सकते हो बाय मैनी प्रोसेसेस, जैसे योगा या मेडिटेशन वगैरह करके जोड़ सकते हो। ये कहता है द्वैत। अद्वैत का मतलब है दिस इज वन, अहम ब्रह्मास्मि, ये वर्ड आपने सुना होगा। ये शंकराचार्य जी ने नहीं दिया है, वेदों में ही है, ये एक्चुअली ये यजुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन शंकराचार्य जी ने अहम ब्रह्मास्मि जो श्लोक है, इसको काफी पॉपुलर किया, क्योंकि शंकराचार्य जी की पूरी फिलॉसफी का एक्चुअली जो निचोड़ है वो अहम ब्रह्मास्मि ही है। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर ही ब्रह्मा है, मतलब मेरी बॉडी और ब्रह्म दोनों सेपरेट नहीं है। परमात्मा और सोल एंड माय बॉडी, ये अलग अलग नहीं है। यानी कि जो जीव है, मतलब मेरी बॉडी, और जो आत्मा है, यूनिवर्स, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बोथ आर ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ये कास्ट नहीं है, ब्राह्मण मतलब द अल्टीमेट यूनिवर्स क्रिएटर, और अल्टीमेट यूनिवर्स, अल्टीमेट पावर, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये मतलब होता है अद्वैत का। तो इनकी बेसिक पूरी फिलोसफी का मतलब यही है, सेल्फ इज विद इन, सेल्फ इज विदाउट। सेल्फ अंदर भी है, सेल्फ बाहर भी है। सेल्फ पहले भी था, सेल्फ पीछे भी है, सेल्फ राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, सेल्फ ऊपर भी है, सेल्फ नीचे भी है। क्योंकि सेल्फ किससे जुड़ गया है? वो ब्रह्म से जुड़ गया है, इसलिए चारों तरफ सेल्फ है। कहता है द वर्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ माया एंड अविद्या। माया रियल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक आपको नॉलेज नहीं है तो सब कुछ माया है, लेकिन जब आपकी बार नॉलेज हो जाती है तो फिर माया खत्म हो जाती है। तो माया इज नॉट रियल एंड माया इज नॉट अनरियल। आत्मा रियल, माया रियल भी है और अनरियल भी है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होती है तो माया रियल है। जब एक बार नॉलेज हो जाती है तो माया खत्म हो जाती है, क्योंकि आप ब्रह्म से जुड़ जाते हो। ये बेसिकली फिलॉसफी है अद्वैत वेदांता की, और ये फिलॉसफी है शंकराचार्य जी की, जिन्होंने इस फिलॉसफी को आगे लेके आए और दुनिया को बताया। तो इन्होंने मठ की स्थापनाएं भी की, यू नो वेरी वेल। केरला से ये पूरे इंडिया में घूमे, 4 मठ की स्थापना इन्होंने की है। कमेंट सेक्शन में बताएं कौन-कौन से इंडिया में 4 मेन मठ जो है शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे, तो उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है जी, चलिए। एक छोटी-सी न्यूज़ सेल्फ स्टडी के लिए है। सीलिंग ड्राइव अगेंस्ट द कोचिंग सेंटर्स रनिंग सेंस फायर एनओसी। पिछले दिनों आपने देखा ही था कि मुखर्जी नगर में आग लग गई थी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर। हालाँकि थैंकफुली किसी की डेथ नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी नेशनल न्यूज़ बना था वो। उसके बाद एमसीडी ने, जो दिल्ली की है कॉर्पोरेशन है, उन्होंने ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन को बैन किया था, करने की बात कही थी कि जिनके पास फायर डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है। तो कई सारे इंस्टीट्यूशन, 80 कोचिंग सेंटर को बेसिकली ताला लगा दिया गया है, सील कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर परमिशन नहीं थी फायर डिपार्टमेंट से। तो ये न्यूज़ जो है वो दोबारा से आई है, लेकिन ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं। अर्बन एरियाज़ में जो फायर होती है, क्या इश्यू है?
क्यों होती है, क्या-क्या स्टेप उसके लिए लिए जाने चाहिए, वो सब हम लोग कर चुके हैं पहले से ही। क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं, जो हमारी फायर ब्रिगेड होती है, उसके पास प्रॉपर मैन पावर नहीं है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली, यस, लैक ऑफ स्टाफ, अगेन नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज़, प्रॉपर तरीके से कानून भी नहीं बने हुए हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, पैसा-वैसा भी हमारे पास नहीं है, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट हम लोग खरीदते नहीं हैं, वही आज बाबा आदम के ज़माने के इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं बाल्टी-वाल्टी का। आजकल तो नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, वो सब नहीं हो पाता। फायर ऑडिट जो है बिल्डिंग्स का नहीं होता है टाइम टू टाइम। लैक ऑफ स्पेस हमारे पास है, स्टोरेज कैपेसिटी इसलिए हमारे पास नहीं है। अनरेगुलेटेड हमारे यहाँ पे अर्बनाइज़ेशन होता है। स्लम एरियाज़ वगैरह में आप चले जाएँ, रूरल एरियाज़ में चले जाएँ, यहाँ पे तो फायर सेफ्टी के प्रोविज़न है ही नहीं। ये सारे रीज़न मिलके जो है, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। फिर फॉरेस्ट फायर भी होते रहते हैं, एग्रीकल्चर फायर होती हैं जो कई बार अर्बन एरियाज़ की तरफ आ जाती हैं। यूएसए वगैरह में, कनाडा में आपने ये चीज़ देखी होगी, हीट आइलैंड डेवलप हो जाते हैं। हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं, वो रूरल एरिया के कंपैरिज़न में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, आग वगैरह पकड़ लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा वल्नरेबल सा है हमारा। आजकल हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, तो बैटरीज़ के अंदर आग लग जाना बड़ा आसान सा हो जाता है। डेटा सेंटर्स वगैरह जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करते हैं। कई बार वहाँ पे भी जो है शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मिलके जो है इस तरह के रीज़न्स बनाती हैं। क्या कर सकते हैं? फायर स्टेशन को इम्प्रूव करिए, फंडिंग करिए, वाटर स्टोरेज वगैरह डेवलप करिए प्रॉपर तरीके से। जो बेसिकली ऊपर हम लोगों ने इसका कारण बताए हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखोगे, तो यही सॉल्यूशन आप आराम से देख सकते हैं। सेंटर स्टेट के बीच में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। येस, उसके अलावा हमारी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं, वो भी हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ये जो ऊपर वाला कंटेंट है, वो बेसिकली उसी की थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। फायर रिस्क क्यों इंक्रीज़ होता है, रीज़न क्यों होता है, इसके रीज़न क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एनडीएम की गाइडलाइंस को फॉलो करिए, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बनाइए, ज़रूरी है भई, है ना? वाटर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट आपस में जुड़े होने चाहिए, तभी तो आप फायर से लड़ोगे। यस, तो फायर सर्विसेज़ को जो है गाँव में या जो छोटे से कस्बे हैं, वहाँ पे भी आप उनको लेके जा सकते हो सर्विसेज़ वगैरह को। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए, तभी जो है इस तरह के फायर को हम लोग रोक सकते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे किया था। चलिए जी, एक छोटा-सा टॉपिक और है खादी वाला। तो मोदी जी ने कहा है कि भैया खादी को देश में प्रमोट करने की ज़रूरत है और खादी देश में तभी प्रमोट होगा जब हम लोग खादी को एक फैशन की तरह देखेंगे क्योंकि आजकल की जनरेशन है फैशन में ज़्यादा बिलीव करती है, तो फैशन की तरफ लेके जाएँगे। तो खादी आज का नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी जी ने खादी के लिए बहुत कुछ किया, एक पॉलिटिकल वेपन बनाया खादी को। फिर हम लोगों ने खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज़ एक्ट 1956 भी पास किया था, जिसके तहत हम लोगों ने वीआईसी बनाया था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो इंडिया में खादी को डेवलपमेंट को लेके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो भी चीज़ें होती हैं, बेसिकली इसी कमीशन के द्वारा की जाती हैं। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव हम लोगों ने लिए हुए हैं, मिशन सोलर चक्र हमारे पास है, दिल्ली में खादी हाट हम लोगों ने 2018 में एस्टेब्लिश किया था, डिजिटल इंडिया पैविलियन हम लोगों ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर बनाया था। युगांडा को भी हम लोगों ने जो है गांधी चक्र जो है भेंट किया था और युगांडा में इंडिया से काफ़ी खादी एक्सपोर्ट भी किया जाता है। खादी ई पोर्टल हम लोगों ने बनाया था जिसके अंदर मार्केटिंग वगैरह करने का काम पूरा होता है। तो ये सब चीज़ें जो है होती हैं। उसके अलावा 2 हमारे पास पुरानी स्कीम है, स्फूर्ति स्कीम है और स्पिन स्कीम है। ये थोड़ा आप सेल्फ स्टडी के लिए देख सकते हो, ये पूरा फैक्चुअल सा कंटेंट है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बट येस अपने कंटेंट में आप इसको ऐड कर लीजिए, काम आएगा आपके। ठीक है? उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल है, जो आप पढ़ सकते हो। ये आर्टिकल थोड़ा अच्छा लगा मुझे, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ये आर्टिकल भी काफ़ी अच्छा है, कोशिश करूँगा इसको मैं हम लोग जो है कल इसको इंक्लूड कर लें अपनी एनालिसिस में। अगर नहीं हो पाएगा तो डेफ़िनेटली इस वीक में इसको मैं इंक्लूड करूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप खुद से भी पढ़ सकते हो। फर्टिलाइज़र सेक्टर वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।